देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे जहां पर अमित शाह ने मंच से कर दिया ऐलान कि बीजेपी का नहीं बनेगा अपने पुराने सहयोगी के साथ में कोई गठबंधन, यानी पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सपना पूरी तरीके से हो गया चकनाचूर। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और क्यों ये एक बहुत बड़ा और तगड़ा झटका है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच में शिमला ले जाकर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जाने दिया गया। दोस्तों बताएंगे इतनी सख्ती क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी और क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, और बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाली पार्टी को होने लगा एहसास, कहने लगे कि अब हमारे विधायकों को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन कमल चलाया जा रहा है। बताएंगे डिटेल में कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से बीजेपी सरकार का ब्राह्मण विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल के बिना पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है और ये पंजाब में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत की ओर संकेत है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर काफी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ सकती है दोस्तों। बड़ा कारण यह था कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जब से अलग हुई है, दोनों पार्टी का पंजाब के अंदर बंटाधार हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल तो इकाई के आंकड़े में आकर सिमट गई है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी भी 3-4 सीटों पर आकर सिमट गई है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल देखने को मिल रहा है और यही बड़ा कारण है कि दोनों पार्टियों को अगर वापस से पंजाब की सत्ता में पहुंचना था तो जैसे तैसे गठबंधन बनाना ही बनाना था, क्योंकि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी दहाई का आंकड़ा पार कर पाई है तो शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के साथ ऐसा कर पाई है दोस्तों। 1997 में भारतीय जनता पार्टी ने अकाली के साथ में गठबंधन किया था और 18 सीटें जीतकर पहली बार पंजाब में रिकॉर्ड सीटें जीती थी दोस्तों। फिर 2002 में बीजेपी 3 सीटों पर सिमट जाती है, लेकिन साथ में एक बार फिर से अकाली दल की लहर में बीजेपी गठबंधन करती है तो भारतीय जनता पार्टी को अकाली से गठबंधन करने के कारण 19 सीटें मिलती है दोस्तों। बीजेपी का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था और इसके बाद 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिल जाती है दोस्तों, लेकिन 17 में बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिलती है और 22 में जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी तब उसको मात्र 2 सीटें मिली दोस्तों। यानी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो ना तो अकाली सरकार में आ सकती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। तो कुल मिलाकर पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के कार्यक्रम को पंजाब के अंदर तेज किया है दोस्तों। पार्टी का प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया है, जिनकी ओर से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी विरोध में जो वोट है दोस्तों वो डिवाइड हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा, नुकसान कांग्रेस को होगा और इसीलिए अकाली और बीजेपी का गठबंधन ना बने इस तरीके की उम्मीद कांग्रेस के लोग जता रहे थे दोस्तों। और आखिरकार उनको सफलता मिली है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल और कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के नेताओं के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे दोस्तों, राज्यपाल के साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाद में अमित शाह ने बीते दिन एक रैली को संबोधित करते हुए पंजाब में 2027 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यानी शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से दूरी बनाने का फैसला लिया है दोस्तों। और अमित शाह के बयान से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अमित शाह और बीजेपी को यह पंजाब की राजनीति के अनुसार एक तगड़ा झटका है, क्योंकि अमूमन बीजेपी को 3-4 सांसदीय की सीट भी यहां से मिल जाती है पंजाब से दोस्तों, जिससे बीजेपी को लोकसभा में दबदबा दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पा रहा तो लोकसभा में जैसे 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर भी सुपड़ा साफ होगा, यानी पंजाब से 3-4 सीटें जो मिलती थी उसका नुकसान भी बीजेपी को लोकसभा में ज्यादा होगा। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं बना साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा करेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग बैंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है दोस्तों। अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आईटीसी होटल में ये सारे विधायक ठहरे हुए हैं, जिनसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी लोग आकर मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। कुफरी स्थित टिवन टावर होटल में विधायक चायल पहुंचे और रास्ते में जनेड़ घाट के पास आईटीसी होटल में लंच भी किया गया। सूत्रों के अनुसार शाम को हिमाचल के मुख्यमंत्री के विधायकों के लिए डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के सारे विधायकों को हिमाचल ट्रांसफर कर दिया है दोस्तों, और 31 विधायक तो शिमला में मौजूद है, हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। तो कांग्रेस पार्टी को 31 ही विधायकों का समर्थन चाहिए और कांग्रेस ने 31 विधायक उनके साथ में खड़े रहे इस श्योरिटी के साथ में, यानी ये सुनिश्चित करने के लिए 31 के 31 विधायकों को साथ में लाकर खड़ा कर लिया है दोस्तों। बाकी जो अन्य विधायक है वो हरियाणा में मौजूद है, जिन पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे। तो कांग्रेस के पास आंकड़ा 37 का है, इसीलिए हिमाचल में 31 भेजे गए हैं, क्योंकि 31 की जरूरत है। बाकी जो हरियाणा में पहले से मौजूद है वे तो सारे विश्वसनीय लोग हैं, तो ऐसे में
आराम से कांग्रेस पार्टी करमवीर बौद्ध को चुनाव जिताकर उनको राज्यसभा भेजेगी दोस्तों। यानी दलित समाज के एक व्यक्ति को, एक नेता को जो दलित समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, करमवीर बौद्ध, वो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव जीतकर हरियाणा की तरफ से राज्यसभा जाएंगे तो अच्छी बात होगी। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने एक और निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर दलित विरोधी अपनी मानसिकता को सबके सामने जगजाहिर कर दिया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एकदम चौकन्नी हो रखी है और कहीं भी दूर दूर तक किसी भी तरीके से बीजेपी या उसके किसी तंत्र से विधायकों का कोई संपर्क ना हो, इस तरीके से सुनिश्चित करने का जो प्रयास है दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को लेकर सीरियस है दोस्तों। 16 तारीख यानी कल सुबह सुबह बसें भरकर सारे विधायक यहाँ पहुंचेंगे और एक साथ वोट डालेंगे। कांग्रेस का राज्यसभा का उम्मीदवार जीतेगा दोस्तों और इसके बाद सारे विधायकों को छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हराने के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें उड़ीसा में बीजेपी वालों ने अपने ही सहयोगी को और साथी को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए, अपनी सीट बढ़ाने के लिए किसी भी पार्टी को खत्म करने पर तुल जाती है। अपडेट ये है दोस्तों की 2019 से लेकर 24 के बीच में यानी तकरीबन 5 साल जब भी कांग्रेस पार्टी को विपक्षी सपोर्ट की जरूरत पड़ी दोस्तों, तो एक पार्टी ने कभी सपोर्ट नहीं किया और वो थी बीजू जनता दल। यानी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहते थे दोस्तों और अब इनका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल जब से सरकार से गई है दोस्तों, तब से बीजू जनता दल का बुरा हाल हो चुका है। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने एक बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। पटनायक कहते हैं कि उनकी पार्टी में सेंधमारी करने के लिए राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लोग ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं और लोटस चलाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रणनीति अपना रहे हैं हम उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। यानी बीजू जनता दल को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उनको आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस पार्टी अपनी भलाई के लिए बोल रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। अब इनको समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की गंदी राजनीति करती है कि अब बीजेपी के साथ में जो बीजू जनता दल हमेशा हमेशा खड़ी रही, आज उस पार्टी को बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है, उसके विधायकों को तोड़ा जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजू जनता दल वाले अब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप बेशक लगा ले, लेकिन उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने खुद की गलती है ऐसी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव के दौरान अगर विरोध करके हटाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं देते दोस्तों। बीजू जनता दल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया होता उड़ीसा में तो दोनों मिलकर उड़ीसा में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देते और उड़ीसा की 10-12 सीटें भी अगर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती तो नीतीश कुमार का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता और नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हुए नजर आते और उसके बाद पूरी तरीके से देश की स्थिति बदल जाती। लेकिन उस समय तो इन्हें लग रहा था बीजू जनता दल वालों को कि कांग्रेस पार्टी अपने भलाई के लिए बोल रही है और कांग्रेस जो बोल रही है उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन अब इनको समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही बोल रही थी। बीजेपी वाले किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले सबको खत्म कर देंगे और बीजेपी का केवल सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि वो अपनी पार्टी को बढ़ता देखना चाहते हैं और चाहे इसके लिए दूसरी पार्टियां खत्म क्यों ना हो जाए और लोकल पार्टियों के तो पीछे बीजेपी पड़ी जाती है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों की जमकर प्रताड़ना की जा रही है दोस्तों। इसका एक और मामला सामने आया है जहां पर ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के पुलिस दरोगा भर्ती पेपर में, तो इससे पता चल रहा है कि ये पूरी तरीके से इनकी ब्राह्मण समाज के प्रति दूषित मानसिकता का नतीजा है दोस्तों। आपको बता दें कि जो अपडेट है वो ये कि ब्राह्मण समाज को लेकर जो सवाल पूछा गया उस पर बवाल हुआ। सवाल ये था कि अवसर के अनुसार बदलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अवसर के हिसाब से यानी मौके के हिसाब से बदलता है उसको क्या बोला जाता है। और इसका जवाब जो था दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यानी जो ऑप्शन थे वो 4 थे जिसमें पंडित, अवसरवादी और निष्कपट और सदाचारी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। सवाल ये उठता है कि इसमें ऑप्शन में ये क्यों लिखा हुआ था कि पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी, यानी दोस्तों पूरी तरीके से मानसिकता उजागर होती है पेपर बनाने वाले की और इसे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के प्रति जो भेदभाव फैलाया जा रहा है वो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर सुनिश्चित करे कि ब्राह्मण समाज के प्रति इस तरीके का माहौल खराब करने वाले लोगों को दबाव में लाया जाए, उन पर एक्शन किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होगा दोस्तों तो मामला काफी गंभीर होगा और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों का अपमान किया जा रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी को मुहिम चलानी चाहिए और जो लगातार कांग्रेस कर भी रही है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इससे पहले पेट्रोल पंप के एक मालिक की भी हत्या का मामला सामने आया था दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर संभल को लेकर एक बड़ी नई अपडेट आई है दोस्तों। अपडेट ये है कि संभल के अंदर रमजान के दौरान नमाज रोके जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमाजियों की संख्या सीमित करने को लेकर स्थानीय प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है, लताड़ लगाई है और कोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई के दौरान कहा है कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या कितनी होगी, कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, ये पुलिस वाले तय नहीं कर सकते, सरकार के लोग तय नहीं कर सकते, आप लोग सीमित नहीं कर सकते। अगर कानून व्यवस्था खराब है तो आप उसको सुधारिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना आपका काम है, लेकिन ये तय करना आपका काम नहीं है कि कितने लोग आकर नमाज अदा
अदा करेंगे। लोगों की मर्जी, वो जितना चाहे उतनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं। आपका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और आपको इस तरीके का आदेश जारी नहीं करना चाहिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे। लिमिट वगैरह लगाने का अधिकार सरकार का नहीं है। सरकार का काम कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने का है, यानी लोगों का यह अधिकार है, उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दोस्तों, यानी एक तरीके से राइट टू रिलीजियस फ्रीडम वाला भी मामला है 25 से लेकर 29 के बीच का। तो साफ तौर पर लोग अपने अधिकारों का पालन कर रहे हैं। लोगों का अधिकार है कि वो जो धर्म मानना चाहे उसको माने और जिस धर्म में पूजा पद्धति जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करे। तो इसमें पुलिस वालों को क्या दिक्कतें हो रही है? पुलिस वाले क्यों तय करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितनी बड़ी संख्या में आएगा? कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि अगर आप लोगों से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप ऐसा करिए, या तो इस्तीफा दे दीजिए या फिर यहाँ से तबादला ले लीजिए, किसी और को भेजिए, कोई और लॉ एंड ऑर्डर कानून कायदे को संभालेगा। अगर आपके बस की बात नहीं है तो फिर, यानी कुल मिलाकर दोस्तों सारे अधिकारियों को हड़काते हुए कोर्ट ने बोल दिया है कि आपके बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है, कानून व्यवस्था बनाकर रखिए और बहाने मत बनाइए कि इतने लोग आ जाए उतने लोग आ जाए, ये काम आपका नहीं है बताने का। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान 2-3 दिनों में कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली से पहले इसकी शुरुआत कोलकाता के अंदर गिरीश पार्क इलाके में हुई। दोस्तों ममता बनर्जी सरकार की कद्दावर नेता मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने एक बड़ा दावा किया, बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ब्रिगेड रैली में जो बसें जा रही है उसमें ईंट, कांच के बोतल और बम रखे हुए हैं। बाहरी गुंडों के साथ ये लोग ब्रिगेड की ओर जा रहे हैं, ब्रिगेड मैदान की ओर जा रहे हैं और ये लोग बाहर से आए हुए गुंडे हैं। इनका पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग लोकल बंगाली लोग नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों से, बिहार उत्तर प्रदेश से लोगों को लाकर ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज भेजना चाहती है कि लोग उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बंगाली खड़ा नहीं है और इसीलिए बीजेपी के लोग बाहर बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी भीड़ आई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, या फिर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि बवाल तो बहुत तगड़ा हुआ है बंगाल के अंदर। ब्रिगेड परेड ग्राउंड को लेकर अलग अलग तरीके के दावे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो ज्यादातर बाहरी लोग हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल माहौल बनाने मात्र के लिए लेकर आए गए हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी आज से काशीराम जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के अंदर 75 जिलों के अंदर विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएगी। दोस्तों इस शिविर में लोगों के हेल्थ का चेकअप किया जाएगा और काशीराम जी के नाम पर यह पूरा कैंपेन कांग्रेस पार्टी लगा रही है, ये कैंप लगा रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए मैसेज है कि अगर बहुजन समाज पार्टी दलित समाज के लोग बहुजन समाज के लोगों के प्रतीक चिन्हों का सम्मान नहीं करेंगे, उनके महापुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से अब बैकफुट पर रहेगी और कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर यह सुनिश्चित करेगी कि काशीराम जी का पूरी तरीके सम्मान हो उत्तर प्रदेश के अंदर। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के कैंप लगाने से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मैसेज लोगों के बीच में जाएगा कि काशीराम जी को कांग्रेस पार्टी अपना रही है और ये अच्छी बात है। ऐसी विभूति जिन्होंने सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया और देश में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सारे तंत्र का इस्तेमाल किया, उनका सम्मान तो पूरी तरीके से डंके की चोट पर होना चाहिए। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों सबको पता था कि प्रधानमंत्री रैली में आएंगे तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अंदर आकर जो मुद्दा सबसे ज्यादा उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे, वो आदिवासियों के अपमान का मुद्दा उठाएंगे और दावा करेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि करोड़ों बंगाल के आदिवासियों का अपमान किया गया है। नरेंद्र मोदी यही बयान देते हुए नजर आए, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग जल्द ही हमारी सरकार अनुसूचित जनजाति यानी मुंडा समुदाय, एसटी समाज से आने वाले मुंडा समुदाय, कोरा समुदाय और ऐसे टोटल 5 समुदाय के लोगों के लिए बोर्ड का निर्माण करेगी, यानी उनके विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके के फैसले लिए जाएंगे और फंड भी मुहैया कराया जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यह घोषणा उस समय में हुई है दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी समाज के अपमान को लेकर, यानी देश की जो राष्ट्रपति है संथाल समुदाय से आती है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, उनका अपमान किए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी आबादी, लगभग 20% के आसपास की आबादी आदिवासी समुदाय की आबादी है दोस्तों, और इसी और बीजेपी का पूरा फोकस है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने भी रैली के दौरान भाषण दिया था। तो कम से कम ममता बनर्जी बीजेपी की पूरी राजनीति को समझ रही है दोस्तों, उस हिसाब से उन्होंने अपना फैसला भी बदला है और लिया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा के साथ में एक बार फिर से खिलवाड़ हुआ है दोस्तों। सुरक्षा में चूक हुई है। हेलीपैड पर घुस गया बैल और पुलिस वाले को ही दौड़ाने लगा। बचने के लिए फायर ब्रिगेड पर चढ़ गए पुलिस वाले, यानी जबरदस्त तरीके का बवाल हो रहा था दोस्तों। यानी जहां पर नीतीश कुमार
कुमार का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था हेलीपैड के आसपास, वहीं पर बैल घुस जाता है। उसके बाद वो बैल जोरदार तरीके का बवाल करता। सवाल ये था कि अगर ये बैल मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द होता तो ये स्थिति और खराब हो जाती। दोस्तों इसे एक बात स्पष्ट हो गई है कि सुरक्षा व्यवस्था जो लोग संभाल रहे थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। काफी गंभीर मामला है। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे तुरंत हरदीप पुरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दे। यदि ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके हरदीप पुरी के खिलाफ अभियोजन की मांग की जाएगी, यानी कार्रवाई की मांग की जाएगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टिप्पणी किया है। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि हरदीप पुरी का जिस तरीके से फाइल में बार बार नाम आया है, अगर हरदीप पुरी पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये गलत तरीका होगा। ऐसे में आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित आइंस्टीन है दोस्तों, जिनको तंज कसते हुए लोग बीजेपी का आइंस्टीन बोलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी, उनके बयान को लेकर एक बार फिर से लोगों ने जमकर फटकार लगाई है। अपडेट यह है कि बीजेपी के फर्जी स्कॉलर कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि सुधांशु त्रिवेदी बोल रहा था कि एफटीन फाइल में महात्मा गांधी का भी नाम है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हो गई थी और जेफरी एफटीन जिसके नाम से पूरी फाइल बनाई गई है, उसका जन्म तो 20 जनवरी 1953 में हुआ है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ही 1953 में हुआ है, उसके महात्मा गांधी के साथ में कैसे संबंध हो सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो 1948 में मर गए थे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई लॉजिक ही नहीं है। सोचिए महात्मा गांधी का नाम एफटीन फाइल में इस तरीके बोल के महात्मा गांधी और हरदीप पुरी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों। यानी एक जीवित व्यक्ति है और एक व्यक्ति जो एफटीन के जन्म से पहले मर चुका है, दोनों की तुलना एक जैसे की जा रही है। जबकि हरदीप पुरी अमेरिका आते जाते थे, वहां के एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर चुके थे दोस्तों, यानी राजनायक के तौर पर काम कर चुके थे। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति के एफटीन के साथ में संबंध और बार बार एफटीन फाइल में उसका नाम आ रहा है तो इस पर तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि जांच पड़ताल तुरंत करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग कुछ भी इलॉजिकल बातें बोल रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि एकदम गुमराह करने की पराकाष्ठा पार कर दी गई है, लोगों को बार बार भटकाया जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं 70 लाख लोगों को भगा नहीं सकता असम से, इसीलिए मैं उन पर दबाव बनाता रहता हूं, उनको परेशान करता रहता हूं, माहौल बनाता रहता हूं। यानी मुस्लिम समाज के लोग जिनको बीजेपी के लोग घुसपैठिया बताते हैं असम के अंदर, उन्हीं पर निशाना साधते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ये दावा करता है कि मैं 70 लाख लोगों को भगा नहीं सकता, मैं उनके ऊपर दबाव बनाता हूं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये साफ तौर पर मुस्लिम समाज के प्रति इनकी मानसिकता को दिखाता है, और अगर इस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता, एक सिटिंग मुख्यमंत्री की इस तरीके की भाषा है दोस्तों, इस भाषा से पता चल रहा है कि मुस्लिम समाज के प्रति क्या रवैया ये रखते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित बोलों को लेकर दोस्तों, क्योंकि अब लोग चुनाव आयोग और कोर्ट से बोल रहे हैं कि क्या आप लोग इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आप लोगों की छवि भी जनता के सामने खराब होगी। साथ साथ आजकल के जो पत्रकार है दोस्तों, उनका 24 घंटे 7 दिन केवल एक ही काम होता है, भाजपा का गुणगान गाना। और एक ऐसे ही पत्रकार पर लोगों ने निशाना साधा है। ये पत्रकार पल्लवी घोष है, जिन्होंने दावा किया कि 55 खाली सिलेंडर समाजवादी पार्टी के एमएलए विधायक अब्दुल रहमान के घर पर पाया गया। बाद में जब जांच पड़ताल की गई और खोजा गया तो पता चला कि समाजवादी पार्टी का कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जिसका नाम अब्दुल रहमान हो। तो आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली पहुंच गए थालापति विजय और करूर के भगदड़ मामले में सीबीआई की पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। ऐसे में एक दिन ये चर्चा चल रही थी कि एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं थालापति विजय, और थालापति विजय पर जो जांच पड़ताल चल रही है दोस्तों, बार बार सीबीआई जांच पड़ताल के लिए इनको बुला रही है। तो इस बीच ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही है कि थालापति विजय भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी समीकरण थालापति विजय को बीजेपी के साथ में जाने का समर्थन नहीं करता, क्योंकि थालापति विजय डीएमके वाली राजनीति करते हैं। अगर उनको डीएमके को रिप्लेस करना है तो डीएमके की तरह ही काम करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो डीएमके के लिए बोलने का मौका होगा कि थालापति विजय भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। और अगर ये साबित हो जाता है कि थालापति विजय और बीजेपी वाले मिलकर खेल रहे हैं तो उसके बाद जनता इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि तमिलनाडु और बीजेपी की राजनीति का 180 डिग्री का आपस में द्वंद्व है दोस्तों, यानी आपस की लड़ाई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोग ऐसी नहीं परेशान पसंद करते। और दूसरा थालापति विजय अगर साथ में आ जाए तो थालापति विजय का खुद का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में डीएमके चाह रही होगी कि दोनों साथ में आ जाए, कम से कम दोनों को एक साथ निपटाया जा सकता है और आम जनता के बीच में मैसेज क्लियर जा सकता है कि दोनों मिलकर खेल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों थालापति विजय की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इतना भारी नुकसान तो वो नहीं झेल सकते। इसके बाद अब वो सीबीआई के पास गए हैं, उनसे लगातार सीबीआई करूर वाले मामले को लेकर बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बीच में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो विवाद हुआ, इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जंगल राज चल रहा है, टीएमसी के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को कोई कार्यक्रम नहीं करने देते, टीएमसी के लोग बंगाल पर पूरी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के दावे के इतर कई सारे वीडियो क्लिप में यह देखने को मिल रहा है दोस्तों की टीएमसी ने विरोध जताया था,
टीएमसी ने कहा था कि वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल को बदनाम नहीं करने देंगे। बीजेपी वालों ने बड़े बड़े बैनर पोस्टर फाड़ दिए तृणमूल कांग्रेस के, जिस बैनर पोस्टर में तृणमूल कांग्रेस ने छापा था नरेंद्र मोदी को बंगाल विरोधी बताया था। ऐसे में दोस्तों ये जो पोस्टर फाड़ा जा रहा है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें केंद्र सरकार ने शनिवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए को हटा दिया है। सरकार ने कहा कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार सोनम ने एनएसए एक्ट के तहत अपनी हिरासत को पूरा कर लिया है। इसके अलावा 10 बजे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंची है और इसके बाद कानूनी कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिर 1:15 बजे के आसपास पत्नी के साथ एक निजी कार में जेल से निकल गए सोनम वांगचुक। दोस्तों सवाल घूम फिर कर यही है कि अगर सोनम वांगचुक ने भारत के खिलाफ कुछ एक्शन लिया था, यानी अमेरिका या फिर चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ किया था, भारत में डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सबूत दिखाना चाहिए था। जब सबूत नहीं है तो साफ तौर पर माना जाएगा ये एक गंदी राजनीति का नतीजा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे तो किसी पर भी मन करेगा, जिसको मन करेगा उसको जेल में उठाकर डाल देंगे और 9-9 महीने लोगों के ऐसे ही बर्बाद होंगे। 9 महीने अगर जेल से बाहर होते सोनम वांगचुक तो देश के लिए काफी गर्व की बात होती है। दोस्तों देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़े कदम उठाते, देश का भला करते दोस्तों, लेकिन उनको अलग से 9 महीने बर्बाद करने के लिए जेल में डाल दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि जिन लोगों ने एनएसए लगाया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके भी कम से कम 18-19 महीने बर्बाद होने चाहिए जेल में। जो भी आपकी राय है लिखकर जुटाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया।